बारे में पढ़ रहे थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 14 जनवरी 1761 को मराठे और अहमद शाह अब्दाली जो इनके बीच में हुआ, जिसमें मराठे जो परास्त हुए और अहमद शाह अब्दाली जो विजय। आज हम करते हैं कि आखिर मराठे जो उनकी पराजय के प्रमुख कारण क्या रहे थे, आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से एक विदेशी शक्ति अब्दाली जो था वो भारत की भूमि पर विजय रहा और यहाँ की शक्तियां मराठे जो थे वो हार गए थे। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती कि प्रतिद्वंदी सेना नायक। निसंदेह कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ एक महान और पराक्रमी सैनिक था और पिछले कुछ वर्षों में उसने दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों में शानदार सफलताएं भी प्राप्त की थी, परंतु उत्तरी भारत के लिए कहा जाता है कि वह अभी भी एक अजनबी इंसान था और उसे यहाँ के मामलों में या फिर यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं पता थी। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्भाग्यवश उसे उस युग के सर्वोच्च सेनानायक अब्दाली अर्थात अहमद शाह अब्दाली जो उसका सामना करना पड़ा। और अब्दाली सदाशिव से कहीं अधिक अनुभवशील था, रणकुशल था, सेना नायक था और उसने भाऊ की भांति अपनी सेना के किसी एक भाग का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व नहीं किया था, अपितु कुछ दूरी से पूर्ण शांति के साथ संपूर्ण युद्ध जो उसका निरीक्षण करता रहा और अंतिम दाव के लिए 10,000 सैनिकों का एक दस्ता उसने सुरक्षित रख छोड़ा था। और जैसे ही उसे आवश्यकता महसूस हुई उसने इस सुरक्षित दस्ते जो उसको युद्ध जो उसमें झोंक दिया, जिसकी वजह से पासा जो था पलट गया। मराठा सैनिक जो है थक गए थे और थके हुए सैनिक जो उनके ऊपर जब अब्दाली के सैनिकों ने प्रहार किया तो कहा जाता है कि वो लंबे समय तक उसके सामने नहीं टिक पाए थे। तो इस प्रकार से ये एक इसका कारण था जिसकी वजह से मराठे जो वो हार गए थे और आपके अब्दाली जो विजयी रहा था। दूसरी बात थी प्रतिद्वंदी नायक कि अब्दाली के पास जैसे बहुत सारे योग्य सेना नायक थे, जैसे जहांपना खां, शाह पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह वली खां, नजीब खां जैसे योग्य सेना नायक थे जो कि एक से बढ़कर एक थे। इसी प्रकार से भाऊ के पास उनकी टक्कर का कहा जाता है कि एक भी इतना योग्य सेना नायक न था। कहा जाता है कि मल्हार राव जो था वो बूढ़ा हो चुका था, जनकोजी जो थे वो नवयुवक थे, लेकिन उनमें इतनी योग्यता नहीं थी। इसके अलावा अन्य मराठा नायक विभिन्न अवसरों पर अब्दाली के हाथों परास्त होकर कहा जाता है कि अपना विश्वास खो चुके थे, इसीलिए अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसी प्रकार से इब्राहिम गारदी और उसके सैनिकों के प्रति भाऊ की विशेष कृपा से मराठा सेना नायकों में इतना गंभीर मतभेद पैदा हो गया कि वे अंतिम समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। और मल्हार राव होलकर पर तो हमेशा ये आरोप लगाया गया है कि वह पहले से ही नजीब तथा शाह पसंद खां से साठगांठ किए था। तो इस प्रकार से जितने योग्य और अच्छे सेना नायक अब्दाली के पास में थे उसके मुकाबले में मराठों के पास में इतने योग्य सेना नायक नहीं थे, जिसकी वजह से मराठे जो उनको पानीपत के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और अब्दाली जो विजयी रहा था। नेक्स्ट आता है प्रतिद्वंदी सेनाएं कि मराठा सेना जो थी वो सामंतवादी संगठन के दूषित रोग जो उससे पीड़ित थी, यानी कि वो सामंती सेना थी और प्रत्येक सामंत के अधीन एक सेना हुआ करती थी जो कि अपने सामंत जो उन्हीं के निर्देश जो उनका पालन किया करती थी। और आपस में लड़ने वाले तथा एक दूसरे से घृणा करने वाले सेना नायकों में नेतृत्व में मराठा सेना अपना अनुशासन खो चुकी थी। और शिवाजी के समय में मराठा सेना कहा जाता है कि एक राष्ट्रीय सेना थी, अब उसका राष्ट्रीय स्वरूप कहा जाता है कि जाता रहा और वह भाड़ेतों की सेना बन गई थी, जिसे महीनों वेतन भी नहीं मिलता था और सैनिक लोग लूट मार से प्राप्त जो भी धन होता था उसी से अपना गुजारा चलाते थे। और उनकी लूट मार और अत्याचारों से कहा जाता है कि उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा वो लोग लूट मार करते थे, जिसकी वजह से उत्तरी भारत की जनता जो थी उनसे घृणा करती थी और लोग स्थानीय जनता से उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया था। और इसके विपरीत अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित थी और उनके नायकों में भी एकता थी और अफगान सेना एक सर्वोच्च सेना नायक के आदेश जो उनके ऊपर चलती थी और अवज्ञाकारी तथा अनुशासनहीनता अफगान सैनिकों में सख्त सजा दी जाती थी, लेकिन मराठा सेना जो उनमें ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार से सेना जो उसका अनुशासित होना भी कहा जाता है कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण बना था। इसके अलावा नेक्स्ट बात है सैनिक शिविरों की स्थिति। जब पानीपत के युद्ध के मैदान में दोनों सैनिक शिविरों को लगाया गया तब उनकी स्थिति जो है वो अलग अलग थी। जैसे पानीपत में भाऊ का शिविर भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। मराठा अधिकारियों के साथ में उनकी पत्नियां, उनकी रखेल, नौकरानियां
इसके अलावा दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर आने वाले अनेक नर नारी असंख्य लोग जो वो भी कहा जाता है कि इस युद्ध में उनके साथ में आए थे। तो जाहिर है मराठा शिविर में कहा जाता है कि हजारों जानवर इत्यादि जो वो भी थे। तो इस प्रकार से मराठा सैनिकों का शिविर जो था वो पूरी भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। दूसरी तरफ अब्दाली के 60,000 सैनिकों के मुकाबले में मराठों के पास में केवल 45,000 सैनिक ही थे और अफगानों के पास में लगभग 10,000 द्वितीय श्रेणी के सैनिक भी थे, जबकि मराठों के पास में केवल 15,000 ही रहे थे। तो इस प्रकार से सैनिक शिविर की स्थिति अर्थात जब आपके मराठे जो उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पास में इतने ज़्यादा मात्रा में लोग थे, तो उनको खाने के लिए भी भोजन इत्यादि जो उनकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसके साथ ही उनको उनकी सुरक्षा का भी सबसे ज़्यादा मामला था। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि वो युद्ध जो उसकी तरफ अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इसके अलावा नेक्स्ट बात है खाद्यान्न व्यवस्था, कि खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त व्यवस्था से भी मराठों की पराजय का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि दक्षिण से कूच करने के समय से युद्ध के समय तक भाऊ को इस विषय में निरंतर बहुत सारी कठिनाइयां जो उनका सामना करना पड़ा और पानीपत में भाऊ को सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मराठा शिविर में दुर्भिक्ष स्थिति जो पैदा हो गई थी और भूखों के मरने की अपेक्षा युद्ध में कहा जाता कि वीर गति को प्राप्त करना उन्होंने सबसे अच्छा माना और भाऊ को अचानक आक्रमण करने का निर्णय लेना पड़ा था। इसके भारतीय मुसलमान नेताओं की सहायता के कारण अब्दाली की सेना को खाद्य पदार्थ जो उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं हुई थी और पानीपत के मैदान पर जिस मराठा सेना ने अफगानों का सामना किया था वह अधमरे देशी ट्रकों पर भूख से पीड़ित कमर झुकाए सैनिकों का झुंड था। तो जाहिर है जब इस प्रकार की सेना किसी एक योग्य सेना के सामने टकराएगी तो जाहिर है उसे अंततः हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मराठी जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट कारण आता है कि तोपखाना, कि मराठों के पास में जो तोपखाना था कहा जाता है कि वो पुराना था। उनकी तोपें जो थी वो काफ़ी वजनी थी, पुरानी थी, जिन्हें इधर से उधर घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। उन्हें बांधना कोई आसान काम नहीं था और वो लंबी दूरी तक मार भी नहीं करती थी और उनके गोले अफगान सैनिकों के ऊपर से होते हुए लगभग कहा जाता है कि 1 मील की दूरी पीछे तक गिरते थे और बारूद की कमी के कारण इन तोपों का समुचित उपयोग भी नहीं हो पाया था। इसके अलावा आमने सामने की लड़ाई के अवसर पर यह वजनदार तोपें बिल्कुल निरर्थक साबित हुई थी। इसके विरुद्ध अब्दाली का तोपखाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा हल्का और गतिशील था और उनकी तोपों को ऊंटों के ऊपर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता था और उन पर बैठे 400 तोपचों ने मराठा सेना की कहा जाता है कि कमर ही तोड़ दी थी और अब्दाली के साधारण तोपचियों की बंदूकें भी मराठों की बंदूकों से कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की थी और अफगान सैनिक आग्नेय अस्त्रों के संचालन में मराठों से कहीं अधिक निपुण थे। तो इस प्रकार से तोपखाना जो था वो भी उनका एक महत्वपूर्ण कारण बना था, क्योंकि तोपखाना किसका श्रेष्ठ था? अब्दाली के पास में बहुत ही श्रेष्ठ तोपखाना था, मराठों के पास में इतना श्रेष्ठ तोपखाना नहीं था। नेक्स्ट कारण आता है गंभीर भूलें। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान मराठों ने अनेक भूलें भी की जिसकी वजह से भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, कि जैसे कुंजपुरा की तरफ अभियान पर जाते समय भाऊ ने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण सेनानायक को न रखकर बहुत बड़ी भूल की थी, क्योंकि अफगानों ने पीछे से आकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और भाऊ का दक्षिण से संपर्क तोड़ दिया था और यमुना नदी के घाटों और पुलों की निगरानी के संबंध में भी भाऊ ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिससे अफगानों को यमुना पार करने में विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और भाऊ की योजना अब्दाली की नाकेबंदी करके उसे भूख से मारना थी, परंतु कहा जाता है कि वह स्वयं ही ऐसी स्थिति में फंस गया, उसे खुद को ही भूख से मरना पड़ा, उसके सैनिकों में भूख मरी, उसके जो घोड़े थे वो भूख से मरने लग गए थे, जिसकी वजह से उनको युद्ध की दुमदुमी बजानी पड़ी। इस पर भी कहा जाता है कि उसने स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं किया था और कहा जाता है कि व्यर्थ में अपना समय वेस्ट कर दिया था और युद्ध के लिए कोई अन्य ठोस योजना भी नहीं बनाई थी। तो इस प्रकार से आपके मराठे जो उनके द्वारा ये गंभीर भूलें की गई थी, जिनका भूल जो है उनका परिणाम उनको सामना करना पड़ा। इसके लिए नेक्स्ट कारण आता कूटनैतिक असफलता, कि पानीपत में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण उनकी कूटनैतिक असफलता थी। पेशवा बालाजी ने अपनी स्वार्थ नीति के द्वारा उत्तरी भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों की सहानुभूति को खो दिया था। उसने जाट, राजपूत इत्यादि जो थे उनकी सहानुभूति को खो दिया था, क्योंकि उसने उत्तरी भारत में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा लूटमार करके वहाँ की जनता और वहाँ के शासक जो उनको परेशान कर दिया था। इसीलिए उनके द्वारा
ये पानीपत के तीसरे युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। उसने उत्तरी अभियानों का ध्येय बिना किसी भेदभाव के सभी से अधिक धन बटोरना था और राजपूत शासकों को आशा थी कि मुगलों से प्रतिरोध लेने में मराठा उनकी सहायता करेंगे, परंतु मराठों ने तो उल्टे उन्हीं के ऊपर जुल्म ढाने शुरू कर देते और परिणाम ये निकला कि मराठों के वे शत्रु बन गए और पानीपत के अवसर पर मराठों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला था। सूरजमल जाट ने शुरू में कहा था कि मराठों का साथ दिया था, परंतु मराठे उससे संतुष्ट न रख पाए और वह युद्ध के पूर्व मराठा शिविर छोड़कर चला गया था और अवध के सुजाउद्दौला को उसने अपने पक्ष में लाने के लिए कोई कारगर या अच्छा कदम नहीं उठाया था। इसके विपरीत अब्दाली को नजीब खां जैसा व्यक्ति की सेवाएं उपलब्ध हो गई थी, जिसने अपनी बुद्धि से प्रचार और इस्लाम की रक्षा की अपील के द्वारा उत्तरी भारत के सभी मुसलमान जो थे उनको अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करने में सफलता उसको मिल गई थी। और मराठों की पराजय का मुख्य कारण यही था कि उनको मुस्लिम जो था उनको भी सहयोग नहीं मिला था और दूसरी तरफ राजपूत और जाट जो उनका भी सहयोग नहीं मिला था। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ था, पानीपत के तीसरे युद्ध में आपके मराठे जो है वो हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा था।